हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज हम बात करेंगे फेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की अलग अलग बुक्स में, गाइड्स में आपको अलग अलग फेजेस देखने को मिलेगी, लेकिन हम यहाँ बेसिकली स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से बात करें तो हमें 3 फेजेस देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज इन्फ्लामेटरी फेज, सेकेंड इज प्रोलिफरेटरी फेज एंड थर्ड इज रिमॉडलिंग फेज, जिसको हम याद रखेंगे किससे, IPR। यहाँ पे देखिए आप, डेट इज ट्रिक है IPR। अब सबसे पहले जब भी इंजरी होती है तो ब्लड का क्लॉट होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ब्लड के क्लॉट होने में क्या प्रोसेस होती है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ये आप मानो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरे को किसी चीज से चोट लगी और ब्लड निकल रहा है। ब्लड निकलने का क्या मतलब है, कोई ना कोई ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो क्या हुई है, रप्चर हुई है, इसलिए क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, हमारा ब्रेन काम करेगा, और वो क्या करेगा, जो भी ब्लड वेसल्स है उनको छोटा कर देगा। छोटा कर देगा तो मतलब अब ब्लड का लॉस हमारे एज कम्पेयर टू पहले कम होगा। उसके बाद क्या होगा, जितनी भी हमारे आसपास के ब्लड में प्लेटलेट्स हैं वो आकर के आपस में चिपक जाएगी, किसके साथ में, जो वेसल्स की वॉल जो है उसके साथ में चिपक के उसको बंद कर देगी। और उसके साथ ही प्लेटलेट्स क्या करेगी, एक्टिवेट करती है कोगुलेटिंग फैक्टर्स को, जो कि क्या करेंगे, ब्लड के क्लॉट करने को हेल्प करेंगे या ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इससे ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्लड बहना रुक जाएगा। अब जो ब्लड का जो क्लॉट है उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें प्लेटलेट्स मिलेगी, आरबीसीज मिलेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारे क्लोटिंग में। अब हम मेन फेज की बात करें, डेट इज इन्फ्लामेटरी फेज। कब स्टार्ट होती है, इंजरी के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है और 2 से 3 दिन तक रहती है अक्यूट वुंड की कंडीशन में, मतलब 48 टू 72 आवर्स में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 3 मेन चीजें हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट, जस्ट इंजरी के बाद वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है उसमें बेसिकली क्या होता है, हिस्टामिन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। अब ये सीक्रेट किसके द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा और ग्रेनुलोसाइट्स के द्वारा ये सीक्रेट किए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, हमारी जो कैपिलरीज है उनकी परमेबिलिटी जो है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, लेटर कंडीशन में क्या होगा, काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है एज अ कीमोटैक्टिक रोल प्ले करेंगे। कीमोटैक्टिक से मेरा मतलब है, समझिए आप, जब भी हमें चोट लगती है, कहीं पे भी चोट लगी, तो बाहर से जो बैक्टीरिया है या कोई भी जो बाहर का जो फॉरेन बॉडी है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर जो काम करती है वो क्या है, हमारी WBCs है। तो जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पे कोई ना कोई फॉरेन बॉडी हुई है, कोई टिश्यू खराब हुआ है या कोई सेल डेथ हुई है, वो सब एज अ फॉरेन बॉडी काम करेगा। तो वहां पे अब हमें क्या चाहिए, वहां पे हमें चाहिए WBC और फाइब्रोब्लास्ट। अब वो दूसरी जगह से ट्रेवल करके यहाँ आएंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन काइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट माइग्रेट करवा देते हैं इंजरी वाली साइट पे। डेट इज प्रोसेस, डायरेक्ट जो माइग्रेशन करवा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कीमोटैक्टिक रोल। अब फर्स्ट 48 आवर्स में अब WBC वहां पे पहुंची है। WBC क्या करेगी, वहां पे जो भी सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको डेड करने का या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको खराब करने का काम करेगी। मतलब अब वहां पे बहुत सारा, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि मलबा इकट्ठा हो गया है या बहुत सारा वेस्टेज इकट्ठा हो गया है। तो अब उसको वहां से हटाना है। हटाना है तो हमें क्या होगा, फर्स्ट 48 आवर्स में हमारी एक ल्यूकोसाइट्स होती है, डेट इज PMN ल्यूकोसाइट। PMN मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये क्या करती है, ये इनकी संख्या बढ़ जाती है और एज अ स्केवेंजर काम करती है। स्केवेंजर का मतलब क्या है, अब ये हमारी बॉडी में जो भी डेड सेल्स है या नेक्रोटिक टिश्यूज है उनको रिमूव कर देगी। तो ये जो फेज है ये हमारी क्या हो गई, इन्फ्लामेटरी फेज। इसके बाद आता है प्रोलिफरेटरी फेज। प्रोलिफरेटरी फेज हमने बात किया था 2 से 3 दिन तक, कौन सी, इन्फ्लामेटरी फेज। उसके बाद में क्या आएगा, प्रोलिफरेटरी फेज। तो सबसे पहले किससे, 3 से 5 दिन तक वहां पे जो ल्यूकोसाइट्स थी वो स्केवेंजर का काम कर रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ल्यूकोसाइट्स का काउंट कम होने लग जाएगा और मोनोसाइट्स बढ़ने लग जाएगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे स्केवेंजर का काम कौन करेंगे, मोनोसाइट्स करेंगे। ये हमारे 3 से 5 दिन में होगा। 5 से 6 दिन में क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, प्रोलिफरेट होंगे और इवेंचुअली वो किसको बढ़ाएंगे, प्रोटोकोलेजन को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो ये फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है।
अब जो प्रोटोकोलेजन है, देखिए एक चीज याद रखिए, वुंड की हील होने में कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कोलेजन उसको स्ट्रेंथ करता है, फाइबर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो बनेंगे किससे? प्रोटोकोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट किया जाएगा। किसकी हेल्प से? प्रोटोकोलेजन हाइड्रोलेज के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, फेरस के द्वारा और एस्कॉर्बिक एसिड की हेल्प से ये किसमें चेंज हो जाएंगे? कोलेजन में चेंज हो जाएंगे। अब जो है कोलेजन फाइबर्स वहां पे चेंज हो गए, लेकिन वो अलग अलग पड़े हुए हैं, तो उनकी बाइंडिंग भी जरूरी है। तो ये बाइंडिंग का जो काम है कोलेजन फाइबर्स की, वो कौन करेंगे? ग्राउंड सब्सटेंस और म्यूकोपॉलीसेकेराइड करेंगे। ये दोनों सब्सटेंस कहाँ से मिलेंगे? फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। ठीक है, अब कोलेजन जो अलग अलग पड़ा हुआ था, ग्राउंड सब्सटेंस और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ने आकर के उस कोलेजन को बाइंड करवा दिया। अब जो ये प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है? जैसे कंक्रीट का हमें स्लैब बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होंगे? आयरन की रॉड्स चाहिए होगी हमें ढांचा बनाने के लिए, हमें सीमेंट चाहिए होगा और हमें पानी चाहिए होगा। सीमेंट पानी में कंक्रीट मिला करके हम बना देंगे कंक्रीट की वॉल। उसी तरीके से वुंड को हील करने के लिए हमें फाइबर्स, जो कोलेजन फाइबर्स है हमारे, किसकी तरह काम करेंगे? आयरन रॉड्स की तरह काम करेंगे। जो सीमेंट की तरह हमारा जेल काम करेगा और जो हमारा फ्लूइड सिस्टम है एज अ वाटर काम करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें प्रोलिफरेटरी फेज में एक और चीज देखने को मिलेगी, डेट इज एपिथियालाइजेशन। इसमें क्या होता है? ये एक मान के चलो वी शेप का वुंड है। ठीक है, ये वी शेप का वुंड है। अब वुंड में क्या होगा? जब भी एपिथियालाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एज से, मतलब किनारों से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बीच में स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये किनारों से स्टार्ट होती है ये प्रोसीजर, जिसमें क्या होता है, या तो सेल दूसरी जगह से माइग्रेट करेगी या फिर यहीं की सेल मल्टीप्लाई होकर के इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है कितने दिन में हो जाता है? ये 2 दिन, मतलब 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हमारे कुछ भी इंजरी हुई है जिसमें हमारी स्किन का लॉस भी हुआ है, तो स्किन का लॉस होने की कंडीशन में जो है हमारे जो स्किन के अपेंडेज है, मतलब जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स है, लाइक हेयर फॉलिकल्स हो गए, हेयर्स हो गए, वहां पे छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, ये सब भी हेल्प करेगी किसमें? एपिथियालाइजेशन की कंडीशन में। अब स्लोली स्किन क्या हो जाएगी? क्रेटेनाइज्ड हो जाएगी। ये हमारी क्या खत्म हो गई? प्रोलिफरेटरी फेज। अब इसके बाद में क्या आएगा? रीमॉडलिंग फेज। समझिए, रीमॉडलिंग का क्या मतलब है? जैसा वो पहले था उसे वापस वैसा ही बना देना क्या होता है? रीमॉडलिंग होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए। ये पानी की बोतल ऐसे है, पहले कैसे थी? ये ढक्कन बंद था, मैंने इसका ढक्कन खोल दिया। अब अगर मैं वापस इसको ये ढक्कन लगा दूंगी तो डेट इज रीमॉडलिंग, मतलब ये जैसी थी इसे मैंने वापस वैसा ही कर दिया। एज इट इज हमारी स्किन के साथ होता है, स्किन जैसी थी उसे वापस वैसा ही करना है। तो उसके लिए क्या होगा? कोई भी इंजरी हुई है तो उस गैप को भरना होगा। तो हमारा जो नेचर है, नेचर उस तरीके से काम करता है कि जो भी डिफेक्ट हुआ है उसके साइज को कम करने का काम करता है। तो ये जो वुंड हीलिंग का मेन स्टेप है, किसका? साइज को कम करने वाला, ये किसके द्वारा होता है? मायोफाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। अब एक चीज देखिए, वुंड का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अगर ज्यादा अच्छा होगा तो मतलब वुंड हीलिंग फास्ट होगी। अगर कॉन्ट्रेक्शन कम हो रहा है मतलब वुंड हीलिंग डिले होगी। अब वुंड का कॉन्ट्रेक्शन जहां कहाँ पे अच्छा होगा, एक सोच के देखें हम चीज, जहां पे लूज स्किन है। ठीक है, मतलब लूज स्किन होगी तो उसे इजीली खींचा जा सकता है। इसी तरीके से वुंड का कॉन्ट्रेक्शन है वो ज्यादा अच्छे से कहाँ होगा? हमारे बैक और ग्लूटियल रीजन पे। क्यों? क्योंकि वहां पे स्किन लूज है। इसी हिसाब से देखें तो हमारा टफ कहाँ पे होगा? जहाँ पे मुश्किल से कॉन्ट्रेक्शन होगा, डेट इज टीबिया या मेल्यूलर सरफेस। अब वुंड के कॉन्ट्रेक्शन को और क्या फैक्टर्स है जो डिले करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, रेडिएशन ले रहा है या कीमोथेरेपी उसकी चल रही है, इस कंडीशन में वुंड का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो डिले हो जाता है। इट मीन्स वुंड की हीलिंग भी डिले हो जाएगी। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का जो फॉर्मेशन है या ग्रेनुलेशन टिश्यूज का जो फॉर्मेशन है वुंड हीलिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है या इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वुंड हीलिंग का। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सब इसको पढ़ सके और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।